today I'm going to start with a new topic. It is physical properties of alcohols, and after that we'll discuss the physical properties of phenol, and then we'll come to the topic that is chemical properties of alcohols. So फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ जहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है वो दो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, दैट इज़ वन इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी. क्वेश्चन यहाँ से अल्कोहल में से आपको कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट से ऐसा पूछ लेता है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन या हेलो एल्केन से ज़्यादा अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है CH3OH का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है CH3Cl से, ऐसा क्यों है, या CH4 से. ये हाइड्रोकार्बन है आपके पास और ये क्या है आपके पास हेलो एल्केन है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो अल्कोहल है और जो आपके पास हेलो एल्केन है या हाइड्रोकार्बन है, अगर आप उनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें विद अल्कोहल तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा. तो क्वेश्चन आपको ये आता है कि भाई अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स और their corresponding hydrocarbons. The reason for this is the intermolecular hydrogen bonding. आपके जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन for the high boiling point of alcohols than haloalkanes. Intermolecular hydrogen bonding कैसे बनती है? जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं. हमारे पास जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का ROH. दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरह से लिख लेते हैं, उससे आगे वाला इस तरह से लिख लेते हैं. मान लीजिए इस तरीके से है हमारे पास. तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. उसी तरह से दूसरे और तीसरे मॉलिक्यूल में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही एक्सटेंड होती जाएगी पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में जो है वो एसोसिएटेड फॉर्म में. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, और जिसकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल का, हमारे कंपाउंड का, हमारे अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो रीज़न आप इसमें ये दे सकते हैं कि आपका जो हेलोजन हेलो एल्केन्स हैं या फिर आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे विल नॉट फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट अल्कोहल्स में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ड्यू टू विच देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स. The second one is, the second physical property which we want to discuss is solubility. Solubility की बात करें तो कहता है कि जो अल्कोहल्स हैं, जो लोअर मेंबर हैं अल्कोहल फैमिली के, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में क्या है, सॉल्युबल है. और वाटर में जब सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो कहता है कि जो वाटर है दैट इज पोलर इन नेचर. और हमारे पास एक रूल होता है कि पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर. पोलर क्या है, जिसमें पोल्स आपके पास जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स आपके पास बन जाएंगे. और पोलर जो मॉलिक्यूल है वो आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है. तो हमारे पास जो वाटर है H2O और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल पड़ा है, तो दोनों में क्या बन जाएगा, दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. वाटर किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कब करता है, जब उसके बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो, किसी तरह का बॉन्ड उन दोनों के बीच में क्या हो जाए,
फॉर्म हो जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या दिख रहा है हमें कि जो आपका वाटर का ऑक्सीजन है वो आपके अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। या ऐसा भी हो सकता था कि इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता। तो ड्यू टू विच आपका जो अल्कोहल है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। उसमें भी आप क्या रीजन देंगे, उसमें भी आप यही रीजन देंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो डिफरेंट या दो सेम तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जो विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, मान लीजिए यही है, इसी के अंदर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, आपस में ही एटम्स जो हैं वो इंटरेक्ट होंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर। बट जब मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, चाहे वो सेम ही काइंड के क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे हमने अल्कोहल की बात की तो मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे हैं, दे आर ऑफ सेम काइंड बट मॉलिक्यूल डिफरेंट है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, बट है सेम तरह के। इसको भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलेंगे और दिस बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। अब नीचे वाला भी इंटरमॉलिक्यूलर ही है। ये मॉलिक्यूल आपके पास वाटर का है, ये कोई अलग मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो दोनों ही आपके पास केस होते हैं जिसमें सेम तरह के मॉलिक्यूल के बीच में आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे नीचे वाले में आप क्या देख रहे हैं, दैट इज इन बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके जो अल्कोहल्स हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन आपको पूछ लेगा कि उसके कंपैरिजन में जो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों है, तो उसका रीजन भी आप क्या देंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द नेक्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है इसमें और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर रहा है। तो आपके जो फिनोल्स होते हैं दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बट उनके पास भी तो OH है, वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दे कैन ऑल्सो फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो हम कैसे कह देंगे कि अगर मैं अल्कोहल के साथ कंपैरिजन करूं फिनोल का कि फिनोल जो है वो लेस सॉल्युबल है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपने अभी किया अल्कोहल ROH, ये RCH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। सॉल्युबिलिटी आपकी अल्कोहल्स की भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे आपके पास एल्काइल का साइज जो है वो बढ़ता जाता है, एल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। और जब हम बात करेंगे फिनोल की तो यहाँ पे जो एल्काइल है दैट इज फिनाइल, ये फिनोल है, इट इज फिनोल, राइट। अब जब ये पानी की तरफ इंटरेक्ट होने लगेगा तो ये इतना बड़ा फिनाइल ग्रुप जो है, जो इतना बड़ा फिनाइल ग्रुप है वो क्या एज अ मास्क OH के लिए काम करेगा। ये इसका जो OH है उसके ऊपर मास्क की तरह काम करेगा और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकेगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकेगा। ड्यू टू विच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, अगर आपका फिनोल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है तो वो सॉल्युबल ही नहीं होगा, एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होंगे, राइट। तो by this reason phenols are less soluble, phenols are less soluble as compared to alcohols in water. The next physical property which we are going to discuss is boiling point. boiling point की बात करें, जो आपके पास phenols हैं
उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये देखिए OH, दूसरा वाला फिनोल आपके पास ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से इंट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब कंपैरिजन पूछ लेता है कि जो फिनोल है और जो हेलोएरीन्स हैं, फिनोल्स हैं और जो हेलोएरीन्स हैं, एक तरफ फिनोल लिख लिया हमने और दूसरी तरफ हेलोएरीन है, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लिख लेते हैं। कहता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन दिस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज मोर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएरीन इज लेस। वाई? इसमें भी वही रीजन है कि फिनोल जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, फिनोल जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, अपने ही मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट नो सच काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन इन हेलोएरीन्स, सो दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दोज हेलोएरीन्स इज लेस देन फिनोल्स। तो दिस इज द क्वेश्चंस जो आपके फ्रेम हो सकते हैं, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप और भी देख सकते हैं कि और क्या किसी चीज और के साथ कंपैरिजन कर दे कि उसके कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, राइट। द नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स में हम डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम द क्लीवेज ऑफ, ये दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। आपके पास ये वाला जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल्स का, कुछ में यहां से क्लीवेज होती है, हाइड्रोजन ही निकलता है, कुछ में आपका पूरा का पूरा ये OH निकलता है। तो ये डिफरेंट तरह की रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस इस क्लीवेज पे बेस्ड हैं, कुछ रिएक्शंस उस क्लीवेज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कौन सी क्लीवेज है, दिस इज दिस काइंड ऑफ क्लीवेज। ये इस तरह की क्लीवेज है जिसमें सिर्फ हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो क्लीव हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। तो जब आपका सिर्फ हाइड्रोजन यहां से निकलता है तो दीज रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शंस हैं वो आपको एक इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देती हैं कि भाई आपका जो एल्कोहल्स हैं, आपकी जो एल्कोहल्स हैं, अगर उनमें से H पॉजिटिव निकल जाता है एंड ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से H पॉजिटिव रिलीज होता है, दोज आर एसिडिक इन नेचर, दोज आर एसिडिक इन नेचर। तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये कौन से बिहेवियर को शो करती हैं आपके एल्कोहल्स के, दैट इज एसिडिक। कि अगर एल्कोहल जो है किसी एक्टिव मेटल के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये रिएक्शन आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि जब एक्टिव मेटल के प्रेजेंस में एल्कोहल आया तो वहां से सिर्फ हाइड्रोजन निकला, और हाइड्रोजन जब निकला है तो आपके पास जो मेटल एल्कोक्साइड हैं वो बने, दीज आर मेटल एल्कोक्साइड, इट इज सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड आपके पास मेटल एल्कोक्साइड्स बन जाते हैं विद द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, और दिस रिएक्शन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल्स। ऐसी और भी रिएक्शंस हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा तब भी H पॉजिटिव निकलेगा यहां से, और ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक करेक्टर आपको पूछ ले कि बताइए एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर बाय गिविंग वन रिएक्शन, तो आप ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं, ये वाला रिएक्शन आप दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज it is a comparison of acidic strength of primary, secondary and tertiary alcohols. If the alcohols are of different types, either it is primary, secondary और tertiary, तो कहता है कि ये बताइए कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा कम एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि हाउ फास्ट H पॉजिटिव विल बी रिलीज्ड।
H पॉजिटिव कितनी जल्दी रिलीज हो रहा है, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, और जिसको H पॉजिटिव रिलीज करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा वो कम एसिडिक होगा। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। जैसे CH3, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल जिसमें 2 R ग्रुप लगे होंगे, जिसमें वो वाली कार्बन जो OH के साथ अटैच्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन के साथ जुड़ी है, दैट इज सेकेंडरी। और ऐसी कार्बन जिसके साथ OH लगा है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है इस तरह से, दैट इज टर्शरी, इट इज टर्शरी, राइट। अब देखिए आप इसके नेचर को जानते हैं, एल्काइल ग्रुप जो है उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, इस कार्बन को। कार्बन आगे किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन से जो इसको CH3 से इलेक्ट्रॉन्स मिले, कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिले, CH3 से मिले, और वो कार्बन जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। अदरवाइज हमारे पास हमने जो बोला कि भाई O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था और उसको क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। बट अब क्या होगा, यहां कार्बन लगा है, यहां R लग गया, यहां H है, यहां पे H है। पहले ये सिर्फ किससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था, हाइड्रोजन से ले रहा था, बट अब क्या हुआ, एक R लगने की वजह से, एक एल्काइल ग्रुप लगने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए और कार्बन ने किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इसका जो है, उस चीज को कौन पूरा कर देगा, कार्बन को जो मिले हुए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एल्काइल वो ऑक्सीजन तक पहुंच जा रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना इतना पसंद नहीं करेगा। तो यहां पे क्या हुआ, एक एल्काइल लगा है, कार्बन को कुछ बॉन्ड दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, उसको कौन कार्बन जो है वो आगे शिफ्ट कर दे रहा है। यहां पे 2 लग गए, यहां पे क्या हो गया, 2 लग गए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कार्बन पे ज्यादा हो गई, और कार्बन ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन ने खुद ले लिए हैं, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है कि वही वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब जब इसकी जरूरत इधर से ही पूरी हो जा रही है तो इससे क्यों मांगेगा ये, राइट। अगला देखेंगे, यहाँ पे 3 लग गए हैं, तीनों के तीनों ने कार्बन को दिया है, और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को मिल गए हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ यहाँ पे बिल्कुल देखेगा भी नहीं। तो देखिए जब ऑक्सीजन ने यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगे ही नहीं तो हाइड्रोजन तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो बना हुआ है, बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव का रिलीज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत देर से होगा। जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्रुप्स लगे हुए हैं, कौन से, एल्काइल। यहाँ पे H पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट निकलेगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव का रिलीज और ज्यादा फास्ट होगा, बिकॉज इट हैज ओनली एंड ओनली 1 एल्काइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, यहाँ पे थोड़े कम लेगा, मतलब देर से लेगा, और यहाँ पे बहुत देर से लेगा, हो सकता है ले ही ना। तो कहता है कि भाई आपके पास H पॉजिटिव का रिलीज प्राइमरी एल्कोहल में बहुत जल्दी होता है, जितना जल्दी H पॉजिटिव का रिलीज उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इनको, इनका ऑर्डर बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करिए। आपसे हो सकता है को पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दे दे, जैसे यही है हमारे पास इथेनॉल है, ये सेकेंडरी है, वो टर्शरी है आपके पास। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा और टर्शरी कौन सा है। आपको
रीजन पता होना चाहिए इस चीज का कि अगर एक एल्काइल लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गई, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं किया, वहां पे तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी जो नीड है उसको इन्होंने, ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं इन्होंने पूरा कर दिया है। तो दिस इज द ऑर्डर of their acidic strength. Primary are more acidic than secondary and secondary are more acidic than tertiary. The next thing is the reaction with metal hydrides. Metal hydrides के साथ भी reaction आपके alcohol show करते हैं और वही चीज बन जाती है, that is metal alkoxide आपके पास बन जाते हैं with the release of H positive. I have written one reaction over here, it is between that methanol and sodium hydride, and you got sodium methoxide with the release of H positive. Very simple reaction. ऐसा reaction और भी हो सकता है कि भाई आपके पास C2H5OH reacts with a metal hydride, gives you C2H5ONa plus H2. with the release of H positive आपके पास मेटल एल्कोक्साइड बन जाते हैं. The next one is it is the reaction with कार्बोक्सिलिक एसिड. जब आपके एल्कोहल्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमारे पास एस्टर्स बनते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये वर्क करेगा एज अ कैटलिस्ट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वाटर निकल जाता है यहाँ से और एस्टर्स बन जाते हैं आपके पास. सो दिस रिएक्शन जिसमें एस्टर बन रहे हैं दैट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. सी इट इज CH3 COO C2H5 with water. अब यहाँ पे दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर. ये रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है. ये एस्टर्स बने हैं. एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए, एस्टर्स का अगर आपके पास क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो आपके पास फिर से क्या बन जाता है, वही अल्कोहल और वही आपके पास एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. तो दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट वन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. द नेक्स्ट वन इज here is a reaction of alcohol with Grignard's reagent. Grignard reagent के साथ आपके अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है, जब Grignard reagent के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो आपके पास एल्केन्स बनते हैं. You got alkanes. इस तरह से CH3 एक H लेगा और क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा और बाकी आपके पास साइड प्रोडक्ट रह जाएगा. It is CH3OMgBr. इस तरह की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होती है. अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, एल्केन्स मिलते हैं. द नेक्स्ट वन इज इट इज द रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड जब अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine तो आपको फिर से एस्टर्स मिलते हैं. इट इज CH3COO C2H5, वही एस्टर्स बन गए हैं आपके पास, प्लस HCl. वेरी सिंपल रिएक्शन. यहां से HCl निकल गया और आपको क्या मिल गए, एस्टर्स मिल गए. आपको बोल दे कि एस्टर बनाइए, आपको क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है कि भाई हम अपना इस इथेनॉल से एस्टर्स कैसे बना सकते हैं. तो एक जो अभी आपने एस्टेरिफिकेशन वाला रिएक्शन किया उससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज इट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड. इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डन दिस. हमने पहले भी किया हुआ है कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो आपके पास हेलोजेंस हैं, आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब एल्कोहल्स रिएक्ट आप कराते हैं उनको तो आपको क्या मिल जाते हैं, हेलोएल्केन्स मिल जाते हैं. एंड दैट रिएक्शन इज टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड.
एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल जो है दे आर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड HCl ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए इस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या पर्पस है। यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो क्या करता है, क्लीवेज कराता है बॉन्ड की। R और OH के बीच का जो बॉन्ड है उसको क्या कराता है, क्लीव कराता है, राइट। तो रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है, यहां से ये निकल जाता है। ये देखिए ये R है, R और OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में किसने आपकी हेल्प की, दैट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इट इज लुइस एसिड, लुइस एसिड है ये आपके पास, ठीक है। तो वाटर निकल गया और क्या बच गया हमारे पास, ये बच गए द रिलीज ऑफ वाटर। सेकेंडरी अल्कोहल आप ले लें, तब भी आपको ऐसा ही कुछ रिएक्शन मिलेगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, सेम वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा एंड यू गॉट so this is Grove's process. The next one is for the tertiary alcohols. टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं हेलोजन एसिड के साथ, इट इज CH3। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है टर्शरी अल्कोहल का। जब आप इसको इस तरह से ट्रीट कराएंगे तो हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। रीज़न फॉर दैट इज ये टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ से फिर से निकल गया, उसको जो जिंक क्लोराइड जिसका काम किया था OH वाले बॉन्ड को ब्रेक करना, वो उसके बिना भी हो जाएगा। तो we don't need this that anhydrous zinc chloride over here because tertiary alcohols are already very reactive. तो this reaction हमारा एक जो ग्रुप्स प्रोसेस है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स आप बताएंगे वो रिएक्ट करते हैं हेलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जबकि टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं वो बिना एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट हो जाते हैं विद हेलोजन एसिड्स। द नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हैलाइड PC। ये भी पुराना ही रिएक्शन है आपके पास, PCl5 और PCl3 के साथ भी रिएक्शन आपका होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फ्री मॉलिक्यूल्स, इट इज 3CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया है, प्लस H3PO3, फॉस्फोरस एसिड आपको साथ में मिल जाता है। इसी तरह PCl5 के साथ प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा, जो आपके साइड प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे, जैसे POCl3 मिलेगा आपको, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड वहाँ पे जो है आपको मिलेगा। तो रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज, हमने इस चीज़ पे डिस्कशन भी किया था पिछले वाले चैप्टर में कि जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अपना हेलो एल्केन्स बनाते हैं तो इस रिएक्शन को प्रेफर क्यों करते हैं ओवर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रेफर इसलिए किया जाता है, हमने बोला था कि जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, और जो दोनों गैसेस हैं जैसे HCl बनेगा वो भी गैसियस स्टेट में होगा, आपके पास SO2 होगा वो भी गैसियस स्टेट में होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, गैसेस जो हैं वो इवॉल्व हो जाएंगी, निकल जाएंगी, एंड यू रिमेन ओनली एंड ओनली विद हेलो एल्केन। सो सी दिस रिएक्शन, इट इज CH3 CH2 Cl
प्लस HCl बनेगा यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ गैस, इवॉल्व हो गया, SO2 बनेगा, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रहेंगे, हेलो एल्केन्स रहेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन of alcohol with thionyl chloride in the presence of pyridine is preferred over this reaction of alcohol with phosphorus halide. The next one is, it is a reaction with ammonia. अमोनिया के साथ भी अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं, और जब वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है अमोनिया, तो आपके पास एमीन्स बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एंड और टेम्परेचर ऑफ 633 केल्विन। यहाँ पे आपके पास बनेंगे CH3, CH2, NH2, एमीन्स बन गए प्राइमरी, प्लस दैट इज वाटर इज ऑल्सो साइड प्रोडक्ट ओवर हियर। तो आपके पास प्राइमरी एमीन्स बने और साथ में पानी निकल गया है। ये रिएक्शन आगे से आगे प्रोसीड भी होती जाएगी। आपके जो प्राइमरी एमीन्स हैं वो सेकेंडरी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, सेकेंडरी वाले टर्शरी में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? अगर आपने एक्सेस में अल्कोहल लिया है, इफ अल्कोहल इज इन एक्सेस, देन व्हाट हैपन, आपको सेकेंडरी एमीन्स भी मिलेंगे, आपको टर्शरी एमीन भी मिलेंगे। अल्कोहल एक्सेस में है, अमोनिया के साथ ट्रीट कराया, ये मिला, ये फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज CH3, CH2, NH2 प्लस CH3, CH2, OH। अब ये जो अमीन NH, आपके पास नाइट्रोजन में जितने जितने हाइड्रोजन है वो एक एक रिप्लेस होता जाएगा, एंड यूल गेट सेम वही रिएक्शन कंडीशंस आपके पास रहेंगी, वही रिएक्शन कंडीशंस, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना 633 केल्विन, आपके पास टेम्परेचर है, यू गेट CH3, CH2 2 टाइम्स NH। फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा C2H5OH, सीधा लिख दिया मैंने, तो आपको क्या मिल जाएगा, इट इज C2H5 3 टाइम्स एंड N। तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन आपको मिलेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। और अगर आपने अल्कोहल एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिया है तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। एंड इफ यू हैव टेकन द एक्सेस ऑफ अल्कोहल, देन आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्जन हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन से आपका क्या मिल जाएगा, आपको टर्शरी एमीन मिल जाएगा। तो इन दिस वे द अल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया। द नेक्स्ट वन इज, इट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिड की प्रेजेंस में वाटर जो है वो क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और वाटर के निकलने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास एल्कीन्स बन जाएंगे। इस तरह से ये यहाँ आएगा और ये बाहर निकलेगा। तो आपको क्या मिल गए, एल्कीन्स मिल गए। बट ये रिएक्शन कैसे हुआ, ऐसे रखे रखे अल्कोहल में से वाटर नहीं निकल गया है, आपने जब इसके अंदर एसिड डाला है एट अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, तब जाके आपका डिहाइड्रेशन हुआ है अल्कोहल का, अल्कोहल में से तब जाके वाटर निकला है, और जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एल्कीन्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आप सेकेंडरी और टर्शरी के लिए भी कर सकते हैं रिएक्शंस को। द नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वही आपके पास 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल्स के दे रखे हैं, उनमें से वाटर निकलेगा और आपके पास ईथर बन जाएंगे। देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा। इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन एल्यूमिना एट अ टेम्परेचर ऑफ 513 to 523 केल्विन। इट इज CH3, ऐसा है ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, CH3, CH2, OH प्लस OH, CH2, CH3, ये निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एल्यूमिना जो है वो डिहाइड्रेशन करा देगा इसकी, एंड यू विल गेट C2H5 लिख देते हैं यहाँ पे, डाइथाइल ईथर। You got diethyl ether over here with the removal of water from the 2 molecules of alcohol.
इस तरह से आपकी रिएक्शन जो है वो आगे से आगे प्रोसीड करेगी, इस तरह से प्रोसीड करेगी। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो ऑक्सीडेशन है आपके पास एल्कोहल्स जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिडिफाइड आप K2Cr2O7 लेंगे, पहले एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होगा और अगेन उसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो उसका, इसको बोलते हैं हम पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आप कह सकते हैं, बट ओवर हियर इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इफ यू सी दिस रिएक्शन देन आपके पास हाइड्रोजन देखिए ये निकलेगा यहां से ऐसे। जब आपने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है तो क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन निकल गया है एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, आपके पास क्या बन गए, एल्डिहाइड्स बन गए। एल्डिहाइड्स बन गए हैं आपके पास, फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ है, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है इसी सेम रिएक्शन में विच इज अंडर द हेडिंग ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि ऑक्सीडेशन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एल्कोहल को कन्वर्ट करिए एसिड में, तो दैट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। आप स्टेप्स में भी कर सकते हैं कि इसको पहले एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड्स को फिर आपने किस में कन्वर्ट किया, दैट इज इनटू एसिड्स। द नेक्स्ट वन इज फॉर द सेकेंडरी एल्कोहल्स। सेकेंडरी एल्कोहल्स को देखिए आपके पास क्या क्या बन रहा है। सेकेंडरी एल्कोहल्स से पहले आपके पास कीटोन्स बने, फर्स्टली कीटोन्स बने हैं, यहां पे भी क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन, तो दिस इज डी हाइड्रोजनेशन भी आप कह सकते हैं, दिस इज डिहाइड्रोजनेशन। और आप क्या कह सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम द सेकेंडरी एल्कोहल्स, दैट इज पहले स्टेप में जब ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो व्हाट यू विल गेट कीटोन्स। फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स यू एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट। तो मेन जो आपको मिला दैट इज एसिड। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम टर्शरी एल्कोहल्स। जब आपने टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना चाहा, देन इट इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू एल्कीन्स। यहां पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां पे क्या हुआ, वाटर निकलेगा, एक H यहां से निकाल दिया हमने, यहां पे क्या निकल गया, वाटर निकल गया। जब ऑक्सीडेशन करा हमने इसका, तो जो CH2 था विद डबल बॉन्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, वहां क्या लग गया आपके पास, फिर ये कीटोन्स बन गए और साथ में आपके पास क्या बन गया है, एसिड बन गया है। फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। you'll get different products for different एल्कोहल्स। प्राइमरी के लिए आपको कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, सेकेंडरी में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिला और टर्शरी में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज डिहाइड्रोजिनेशन। दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे क्या रिमूव होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपका रिमूव होगा। प्राइमरी एल्कोहल्स जो हैं वो आपको क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं आपको। आपने रिएक्शन कंडीशंस याद रखनी है, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये रिएक्शन है। ऐसे भी पूछ लेता है सिंपल, बहुत बार ऐसे पूछी गई रिएक्शन लिखी है, ऊपर आपको एरो के ऊपर कॉपर और टेम्परेचर दे दिया है मेंशन करके, इट इज एग्जैक्टली 573 केल्विन। एंड व्हाट हैपन when you will take your alcohols, either it is primary, secondary or tertiary, जब आप लेते हैं in the presence of copper at a temperature of 573 Kelvin,
तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं, सेकेंडरी से आपको कीटोन्स मिलते हैं, और टर्शरी जो है वो आपको एल्कीन्स देते हैं। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो निकाल दिया हमने। आपने याद रखना है कि कॉपर की प्रेजेंस में जब हम एल्कोहल्स को लेंगे तो वो क्या काम करेगा, वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, एंड यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड्स मिल गया आपको। These are aldehydes. See the next one. From secondary alcohols, आपको सेकेंडरी अल्कोहल में से जब आप रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड सेम टेम्परेचर दैट इज 573 केल्विन, यू विल गेट व्हाट, यहां पे भी डिहाइड्रोजनेशन होगा इस तरह से, और आपको एल्डिहाइड की बजाय यहां पे क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे, यू विल गेट कीटोन्स, राइट। और टर्शरी अल्कोहल जो है उनमें से आपको क्या मिलते हैं, एल्कीन्स मिलते हैं। टर्शरी अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव ना होके वाटर रिमूव होता है, सेम टेम्परेचर कंडीशंस हैं, यहाँ पे OH यहाँ और H कहीं से भी निकल सकता है, सारे इक्विलेंट हैं, ये यहां से निकाल दीजिए एक H, वाटर निकल गया, मैंने यहां लिख दिया। तो यू गॉट CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल गया, एल्डिहाइड्स मिल गए, सेकेंडरी से आपको कीटोन्स मिल गए, और टर्शरी से आपको क्या मिल रहे हैं, एल्कीन्स मिल रहे हैं। टर्शरी से आपको क्या मिल रहे हैं, एल्कीन्स मिल रहे हैं। सो इन टूडेज लेक्चर हमारे पास हमने क्या क्या किया, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, वी हैव डन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, सॉल्युबिलिटी के बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की। एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट चलिए देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्कोहल्स का ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू दोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा क्यों होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने एल्कोहल की स्टडी की, और हमने रीजन ये दिया कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों है, वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी आप जनरली देखते हैं एल्कोहल जो हैं वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में, बट जो लोअर मेंबर हैं, जो एल्कोहल फैमिली के लोअर मेंबर्स हैं, दोज आर सॉल्युबल। और जैसे जैसे आपके पास एल्काइल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो एक मास्क की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देगा। तो जो हायर मेंबर होते हैं दे आर नॉट वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। उसी तरह से हमने फिनोल की बात की कि जो हमारे पास फिनोल्स हैं, फिनोल का कंपैरिजन किया बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोल वाला केस का जो आपके पास क्वेश्चन है कि फिनोल जो है वो सॉल्युबल क्यों नहीं है और जो अल्कोहल्स हैं वो सॉल्युबल क्यों है। वाटर में सॉल्युबल फिनोल इसलिए नहीं है क्योंकि फिनोल के पास एक बड़ा सा आर ग्रुप है, फिनोल के पास एक बड़ा सा आर ग्रुप है जो एक मास्क की तरह काम करता है, जो OH को वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देता। किसकी तरह काम करता है, वो एक मास्क की तरह काम करता है, एंड देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोल एंड वाटर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ रिएक्शंस हमने ऐसे की जो हम पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, दैट इज हेलो एल्केन्स, और हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में भी हम पढ़ के आए हैं। बट और भी बहुत सारी, जैसे आपने कॉपर वाली रिएक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है आपसे कि वो कॉपर वाली जो आपने एल्कोहल लिया है, प्राइमरी एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन,
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछेगा आपको, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, हो सकता है रिएक्शन दिया है, पूरा का पूरा रिएक्शन दिया है, एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये कैसे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। आपने ऑक्सीडेशन इसमें किया, ऑक्सीडेशन वाला आपके पास जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कराया, आप KMnO4 की प्रेजेंस में भी उस रिएक्शन को करा सकते, बिकॉज जो आपके पास KMnO4 भी दो तरीके से आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एसिडिक KMnO4 भी होता है, बेसिक भी होता है ना, एसिडिफाइड और बेसिक KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 जिसको बोलते हैं। उसी तरह से जो आपका K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो भी क्या है, एसिडिक हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, एल्केलाइन हो सकता है। तो इस तरह से हम रिएक्शंस को क्या कराते हैं, प्रोसीड कराते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हमने अल्कोहल्स की भी स्टडी कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने फिनोल्स की भी स्टडी कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने अल्कोहल की स्टडी की है। और अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल की, तो फिनोल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, इट इज कि आपके पास फिनोल्स जो हैं उसका एसिडिक बिहेवियर पे बात होती है कि फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल के साथ उसका कंपैरिजन पूछा जाता है कि ये बताइए फिनोल इज एसिडिक, मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स और लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो लेट्स सी दैट वन। इसको भी हम इसका एसिडिक बिहेवियर कैसे देखेंगे, जैसे हमने अल्कोहल्स में एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराया था, जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराया, तो जब हमने फिनोल का रिएक्शन इसके साथ कराया, एक एक्टिव मेटल के साथ कराया, तो क्या देखा गया कि भाई फिनोल भी क्या करता है, इस H को निकाल देता है और उसकी जगह क्या लग जाता है, सोडियम लग जाता है। इट मीन्स कि यहां से H पॉजिटिव निकला है, यहां से क्या निकला है, H पॉजिटिव निकल गया है। तो ये वाली रिएक्शन जो है आपको बताती है कि आपका जो फिनोल है वो क्या है, एसिडिक है नेचर में, बिकॉज इट हैज लॉस्ट H पॉजिटिव। ऐसा ही सेम रिएक्शन हमने अल्कोहल वाले केस में किया, जिसमें अल्कोहल ने भी H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, जिसने एक आइडिया दिया आपको कि आपके पास जो अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। उसी सेम वे में फिनोल का भी रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ कराया गया और देखा गया क्या, यहाँ से भी H पॉजिटिव रिलीज होता है। तो जब रिएक्शन को स्टडी किया गया तो उसमें क्या दिखा कि H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुआ है, इट मीन्स फिनोल इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। अब कहता है फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स और लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स। फिनोल में आप देखेंगे कि अगर H पॉजिटिव निकलता है, हमारे पास फिनॉक्साइड बनता है, अगर ये H पॉजिटिव को रिलीज करता है तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बनता है बाय रिलीजिंग H पॉजिटिव। अब देखा जाता है कि H पॉजिटिव निकालने के बाद जो आपके पास रहा, इज इट मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, क्या ये ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। अब जब हम देखेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो रेजोनेंस से जो है हमारे मॉलिक्यूल में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। और अगर मॉलिक्यूल आपका स्टेबिलिटी शो कर रहा है, इट मींस कि H पॉजिटिव निकलने के बाद जो उसका स्ट्रक्चर बना वो क्या था, स्टेबल था, इट मींस इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अल्कोहल का अगर आप देखें तो अल्कोहल जो है एलिफेटिक आपके पास कंपाउंड्स हैं, उसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जैसे आपके पास अल्कोहल्स हैं, ये इनमें से H पॉजिटिव निकला तो नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ अल्कोहल्स, बट आपके पास यहाँ पे H पॉजिटिव निकलने के बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बनाएगा, पहले भी बना सकता है, ऐसे कोई नहीं है कि H निकला तब, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने से मॉलिक्यूल में क्या आती है, आपके पास स्टेबिलिटी आती है। और मॉलिक्यूल अगर स्टेबल हो गया ड्यू टू रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, इट मींस इट इज
मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है यहां से। यहां पे एक चीज और है कि आपके पास फिनोल जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिनोल जो है वो आपके पास क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है नेचर में। इसको हमने पहले भी देखा था कि कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, OH पॉजिटिव, इस तरह से ये इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा। पॉजिटिव, सॉरी इट इज double bond, negative charge, double bond shifted towards here. Double bond, negative charge, OH positive shifted towards here, and this. OH। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपके पास, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आपके पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज आने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो गई है फॉर द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके लिए जो साइट्स हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को दिखेगा, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। सो वी कैन से, जब आपको वो वाला क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जो फिनोल है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो आपको ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उसमें बनाने हैं और फिर एक्सप्लेन करना है कि नेगेटिव चार्ज उन पे आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को वही वाली पोजीशंस जो हैं वो दिखेंगी और वो उन्हीं के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।